हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म वर्चुअल विद्यालय में। मैं वरुण सिंह एक बार सभी लोगों के सामने फिर से हाजिर हूं अपने 75 डेज ऑफ फिजिक्स चैलेंज को लेके। आज दूसरा दिन है और जैसा कि मैंने आपको वादा किया था उस वादे के अनुसार मैं आप सभी लोगों के सामने हूं। ग्रेविटेशन को हम लोग पढ़ रहे हैं, बहुत डिटेल में उसका एनालिसिस कर रहे हैं। ग्रेविटेशन क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे दी जाती है, इन सब बातों के बारे में न्यूटन की सोच क्या थी, न्यूटन के ऑब्जर्वेशंस क्या थे, कैपिटल जी यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की क्या वैल्यू होती है, ये सब हम लोग पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। इन सब की ना एक प्लेलिस्ट बन जाएगी और उस प्लेलिस्ट पे जाके आप पुराने वीडियोस को भी देख सकते हैं। 75 डेज के अंदर हम लोग पूरी की पूरी फिजिक्स निपटाएंगे एंड समय बचता है तो पूरा का पूरा साइंस का पोर्शन हम लोग खत्म करेंगे इसी चैनल पे। फ्री ऑफ कॉस्ट है सभी लोगों के लिए और एकदम डेप्थ में पूरा एनालिसिस होगा। बहुत ही मजेदार तरीके से हम लोग अपने लेक्चर्स को कंप्लीट करेंगे। मेरा ये आपसे अनुरोध है कि चैनल पे अगर आप नए हैं बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दिल खोल के शेयर कीजिएगा और जितने भी आपके दोस्त हैं सबको बता दीजिए कि यहां पे चैलेंज हैज बीन एक्सेप्टेड। चलिए फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हम लोग अपना टॉपिक जिसका नाम है ग्रेविटेशन। अभी तक हम लोगों ने ग्रेविटेशन में जो पढ़ा है बच्चों, वो ये पढ़ा है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर्ड, जहां पे F को हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। अगर हम लोग m1 की बात करें, m2 की बात करें और r की बात करें, मास ऑफ फर्स्ट बॉडी इसे कहेंगे, इसे कहेंगे हम लोग मास ऑफ सेकंड बॉडी, सेकंड बॉडी। ये हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, यानी कि दोनों बॉडीज m1 और m2 के बीच के डिस्टेंस को हम लोग r से इंडिकेट करते हैं, r से डिनोट करते हैं। तो F इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ये टर्म्स हमारे पास आई। ये जो कैपिटल G है ये कहलाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसकी जो वैल्यू रहती है वो रहती है 6.67 10 रेज़ टू पावर -11 यूनिट आ जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर्ड। सही। अब इसी के बेसिस पे हम लोगों ने लास्ट टर्न पे देखा था कि अगर मान लीजिए ये m1 है 1 kg का, ये m1 कितना है 1 kg, ये m2 कितना है अगेन 1 kg, इन दोनों के बीच में गैप कितना है 1 मीटर। अगर ऐसी बात है, अगर यूं बात हुई थी तो हमारे पास में F की वैल्यू आ गई थी कैपिटल G, और जो कि कितना आया था F इक्वल्स टू 6.67 10 रेज़ टू पावर -11 न्यूटन। तब जब 1 kg के मास को दूसरा 1 kg का मास 1 मीटर डिस्टेंस के सेपरेशन पे रहते हुए जो भी इनके बीच में अट्रैक्शन या रिपल्शन गलत बोल गया, अट्रैक्शन जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। और चूंकि मैं आपको यह बता चुका हूं कि अट्रैक्शन हो रहा है लेकिन फिर भी दो ऑब्जेक्ट्स चिपकते नहीं है क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड बहुत ही कम है। यह हम लोग लास्ट लेक्चर्स में देख चुके हैं। यहां तक बातें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर तक देखी हैं, इसमें कोई डाउट आपके मन में नहीं होना चाहिए। राइट, इसमें कोई भी डाउट आपके मन में होना नहीं चाहिए जी। आगे बढ़ते हैं। न्यूटन, अच्छा ऐसी बात नहीं है कि ग्रेविटी की बातें न्यूटन से पहले हुई नहीं थी, मतलब
न्यूटन ने नाम दिया, न्यूटन ने एक फोर्स दे दी, लेकिन इससे पहले भी गैलीलियो के समय से अगर हम लोग बात करें तो गैलीलियो ने भी कहीं ना कहीं हैमर एंड फेदर एक्सपेरिमेंट के माध्यम से यह बताया जरूर था कि अर्थ, ग्राउंड, हमारा प्लैनेट अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है किसी भी बॉडी को, और वो बॉडी सेम ही वेलोसिटी से, एक्सेलरेशन से नीचे फ्री फॉल में जाएगी। उसके बाद 16th सेंचुरी के एस्ट्रोनॉमर हुए योहानस केपलर। योहानस केपलर ने केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन दिए, और केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन बहुत ही अमेजिंग ऑब्जर्वेशंस हैं, जिनमें आपको पता होना चाहिए, इसीलिए मैं यहां पे लिख रहा हूं इनको। केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशंस। आइए इसमें सबसे पहला नियम केपलर का, नंबर 1। भैया केपलर कह रहे हैं कि देखो, मैं इतना जानता हूं कि कभी भी प्लैनेट्स सन के अराउंड परफेक्ट सर्कुलर ऑर्बिट्स में नहीं घूमते, वो रिवॉल्व करते हैं ऑलमोस्ट इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में। ये इनका पहला ऑब्जर्वेशन था। सो पहला नियम बना, द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन in elliptical orbits with sun being present at one of its foci। फोसाई क्या है? फोसी बोलते हैं कई लोग, प्लूरल ऑफ फोकस। अब फोकस क्या होता है? देखिए, सर्कल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए एक सेंटर की जरूरत होती है, वैसे ही ज्योमेट्रिक सेंटर दो होते हैं इलिप्स के अंदर, ये F1 और ये F2, इन्हीं को फोसाई बोलते हैं। तो अगर इलिप्टिकल ऑर्बिट है ऐसी, तो सन यहां होगा और प्लैनेट कहीं यहां पे चक्कर मार रहा होगा। ये प्लैनेट हो गया, ये सन हो गया, वो इसके अराउंड ऐसे रिवॉल्व कर रहा होगा। ये पहला लॉ है, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर, केपलर्स फर्स्ट लॉ। दूसरा नियम, नंबर 2। अच्छा, केपलर इस कंक्लूजन तक पहुंचे कैसे? वो पहुंचे बाय ऑब्जर्वेशंस। ये सारे के सारे जो इनके नियम हैं वो बाय ऑब्जर्वेशंस हैं, ये ऑब्जर्वेशंस द्वारा दिए गए हैं, ठीक है। आइए देखिए, द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन in such a way that the line from कहां से कहां, from sun to planet always sweeps। अब ये समझ लिख लो, मैं समझाऊंगा। equal areas in equal intervals of time। और ये हमेशा ऐसा है। ये तो आप लिख लो, जगह बची नहीं है, वरना मैं ड्रॉ करके बता देता, या फिर एक काम करते हैं, रुको जगह बना लेते हैं ना। देखिए, हां जी, आइए जगह बन गई। अब देखिए,
ठीक है, ये एक फोसी पे आपका सन प्रेजेंट है। ओके, अब देखो लाइन जॉइनिंग की अगर मैं बात करूं, और यहां पे एरिया सेम है, यानी कि इस तरफ का एरिया जो स्वीप किया है प्लैनेट ने, और जो ये एरिया स्वीप किया गया है, ये दोनों एरियाज क्या हैं? बराबर है। बोथ ऑफ दीज एरियाज आर इक्वल। बोथ ऑफ दीज एरियाज आर इक्वल। ये दोनों के दोनों एरियाज क्या हैं? इक्वल है, बराबर है। ये दोनों एरियाज क्या हैं? इक्वल हैं, बराबर है हमेशा। इससे पता है क्या पता चल रहा है कि यहां पे प्लैनेट स्लोली रिवॉल्व कर रहा है, और जब ये पास आ रहा है तो तेजी से रिवॉल्व कर रहा है। तभी तो इधर ज्यादा डिस्टेंस करेगा, तभी तो एरिया बराबर होगा। यहां स्लो जाएगा तभी तो एरिया बराबर होगा। यानी कि प्लैनेट जब सन से दूर होता है तो उसके अंदर रेवोल्यूशन स्लो हो जाता है, यानी टाइम पीरियड ऑफ मतलब स्पीड जो है टाइम को सेम रखने के लिए स्लो हो जाती है। और अगर वो पास होगा तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। यह ऑब्जर्वेशन है। चलिए करिए, कराता हूं मैं। कॉपी करिए इसे, कॉपी इट डाउन। कॉपी कर लें प्लीज। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट, तीसरा और आखिरी, मतलब यहां पे मैं बोल सकता हूं सेकंड ऑब्जर्वेशन से ही एक स्टार पॉइंट बनाकर कि whenever the planet is farther away from the sun, its revolution speed is slow या low, while when it is nearer, then the speed of जब रिवॉल्यूशन इज मोर। तो सन के पास जब होगा तो तेजी से रिवॉल्व करेगा, सन से दूर जब होगा तो स्लो रिवॉल्व करेगा कंपेरेटिवली। ये ऐसी बात है। अब आप लोग कई बार पढ़ते हो कि सन के अराउंड अर्थ की जो रेवोल्यूशन स्पीड है वो 30 है, 30 किलोमीटर पर सेकेंड है अप्रोक्सीमेटली। तो ये मीन स्पीड है, ये ज्यादा भी होती है कम भी होती है। ये एवरेज स्पीड बताइए, एवरेज रेवोल्यूशन स्पीड बताइए। ओके, इन रियलिटी जब वो पास होगा
तो तेजी से रिवॉल्व करेगा, जब दूर होगा तो धीरे धीरे रिवॉल्व करेगा। सिंपल। तीसरा ऑब्जर्वेशन जो इन्होंने किया वो ये था कि द प्लैनेट्स ऑलवेज रिवॉल्व अराउंड द सन in such a way that किस तरीके से, इन सच अ वे दैट, हमेशा ये इस तरीके से रिवॉल्व करते हैं, दे ऑलवेज रिवॉल्व इन सच अ वे दैट, इन सच अ वे दैट द क्यूब ऑफ mean distance, the cube of mean distance of the planet from the sun is directly proportional to the square of time taken, जिसका मतलब ये हुआ r क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर, यानी कि r बाय t क्यूब स्क्वायर कांस्टेंट, ये ऐसा रहेगा। सही बात है, सही बात है, बोलो यस और नो। जहां पे r क्या है, मीन डिस्टेंस, किसके किसके बीच में, बिटवीन सन एंड प्लैनेट, मोहन बोल रहा था सन एंड द प्लैनेट, एंड t क्या है, टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। क्या है ये, टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। कंसेप्ट क्लियर? कॉपी करें फिर आगे बढ़ते हैं। काइंडली कॉपी इट डाउन। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो यार मतलब ये याद नहीं करने, आपको रटने नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनो। केपलर ने कुछ आसमान की तरफ देखा और उसने कुछ ऑब्जर्व किया। उसने देखा कि प्लैनेट्स का मोशन कैसा है सन के अराउंड। इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में है सन, दोनों में से किसी एक फोसा यानी सेंटर पे होगा। ऐसे हमेशा रिवॉल्व करते हैं कि जो लाइन ज्वाइनिंग होगी प्लैनेट से सन की, वो इक्वल एरिया स्वीप करेगी इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में। तो इसका मतलब यहां तेजी से आएगा, ज्यादा एरिया स्वीप करना है जब पास में, और दूर है तो कम एरिया स्वीप करना है, यानी धीरे धीरे चलेगा। सीधे सा फंडा है। और इनके बीच जो मीन डिस्टेंस है, एवरेज डिस्टेंस, उसका क्यूब और टाइम ऑफ रेवोल्यूशन का स्क्वायर दोनों प्रोपोर्शनल होंगे। अब केपलर से ये पूछा गया, केपलर ठीक है यार, ये बात आपकी समझ में आ गई, लेकिन ये तो बताओ ऐसा हो क्यों रहा है। केपलर ने बोला मुझे नहीं पता। यहां पे न्यूटन काम आए। न्यूटन ने कहा कि जो भी केपलर के ऑब्जर्वेशंस हैं, जो भी केपलर के प्लैनेटरी लॉज हैं, वो सारे के सारे मेरे ग्रेविटेशन के सिद्धांत से आप समझ सकते हो। तो मेरा जो थियरी ऑफ ग्रेविटेशन है वो एकदम परफेक्ट है, आप उसकी मदद से ये सब कुछ समझ सकते हो। ऐसा कहना किसका था, न्यूटन का था। और यहां पे न्यूटन की अचीवमेंट है, समझे।
सो दिस इज द केस। क्लियर है? अच्छा बच्चों, हम लोग एक बात तो देख चुके हैं कि अगर बात ऐसी आती है कि जैसे दो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका मास कम है, डिस्टेंस भी कम है, मतलब डिस्टेंस बहुत वेरिएबल नहीं है, हम लोग अपने स्केल में बात करें 1 kg 2 kg, गैप 1 मीटर 2 मीटर, आधा मीटर, सवा मीटर, इस टाइप में, तो इसमें फोर्स की वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं आ रही है, राइट? लेकिन ये भी तो जानते हैं ना, देखो कैलकुलेट करने जा रहे हैं अब हम लोग फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन applied by earth on 1 kg ऑब्जेक्ट। देखो यार, मैं ये कह रहा हूं कि हमारी अर्थ है, ये रही, कैसी अर्थ बन रही थी, दिस इज आवर अर्थ, और इस अर्थ का, हमारी अर्थ का ये सेंटर है, इसका मास है, अर्थ का मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10⁻24 kg, बहुत ज्यादा है। और तो और हमारी जो अर्थ है इसका रेडियस 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर्स है, सही? इतना है, 6400 किलोमीटर एंड सो ऑन। अब हम ये पूछ रहे हैं कि देखो अर्थ की सरफेस, ये सरफेस पे ही होगा ना, कोई 1 kg का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कितना है इसका मास? 1 kg, ठीक है? अब अर्थ इसे अपनी तरफ कितने फोर्स से खींचेगी ये हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है? आई बात समझ में? तो F का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? G m ऑफ अर्थ, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, अपॉन R ऑफ अर्थ का स्क्वायर। सही बात है, रखिए, देखिए ये हो जाएगा 6.67 -11, मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10⁻24, ये 1 kg, डिवाइड बाय, यहां हो गया 6.4 टाइम्स 10⁻6 का स्क्वायर। सही है? इसको आप फॉर द टाइम बिंग क्या 20/3 नहीं लिख सकते? 6.66667 या 6.67, 20/3 लिखा जा सकता है ना। ये क्यों लिख रहा हूं? कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए, और कोई पर्पस नहीं है। ये जो 20/3 में लिख रहा हूं 6.67 को, इसके पीछे का कारण क्या है? आसान बनाना, ठीक है? कैलकुलेशन 6 10⁻, देखो 13 बचेगा, बहुत बढ़िया, ये हो गया 2, डिवाइडेड बाय, यहां हो गया 6.4 10⁻6 2 12। जब भी पावर का स्क्वायर या क्यूब होगा तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, देखो 6 2 12, ठीक है? कितना आ गया? F बराबर 20 इंटू 2 40 10⁻13 10⁻−1 -12, 1 बचेगा, ये ऊपर गया ना, यहां क्या आ रहा है? 6.4 इंटू 6.4। क्लियर है? बोलो यार, ये इतना निकल के आ रहा है। यहां तक कोई डाउट है तो बताइए, यहां तक कोई डाउट है तो बताइए। नहीं ना? जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो F की वैल्यू आ जाएगी 9.8 न्यूटन्स। F की क्या वैल्यू आनी है? 9.8 न्यूटन्स। कितनी आ जाएगी? 9.8 न्यूटन्स, राइट? कितनी आ जाएगी बच्चों? 9.8 न्यूटन्स। ये आंसर आने वाला है। सो दिस इज 9.8 न्यूटन्स। सर कैसे करें? इसे 4 से काट दो, देखो, और 2 से काट दो, ये तो 10⁻1 10 बचेगा, तो जो भी आएगा इंटू 10, 0.98 इंटू 10, ऐसा आ रहा है।
क्लियर है ये बात? तो ये हमारे पास में इतना फोर्स, यानी 1 kg के ऑब्जेक्ट को इतने फोर्स से खींच रही है अर्थ। अच्छा, अगर मान लो 50 kg का हो जाता तो यहां पे बस 50 आता ना, और कुछ तो चेंज नहीं होता, क्योंकि मास ऑफ अर्थ फिक्स है, जी फिक्स है, आर ई फिक्स है, सिर्फ ये चेंज होता मास। अगर ये मास चेंज हो जाता, सो इट मींस यहां पे 1 से मल्टीप्लाई यहां 50 से हो जाता तो इसका 50 टाइम्स आ जाता, नहीं 490। आई बात समझ में? तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं, और ये कंसिडरेबल फोर्स है। ये फोर्स यहां देखो, यहां क्या आ रहा था 1 kg के टाइम में, कितना आ रहा था, यहां गया ना 1 kg के टाइम में इतना कम फोर्स है, उसके मुकाबले 9.8, तो लगभग लगभग इसका कितना, मेरे ख्याल से 10 की पावर 12 टाइम्स ज्यादा है भाई, बहुत ज्यादा है। आई बात समझ में? काइंडली कॉपी इट डाउन, फिर हम लोग आगे चलेंगे। कॉपी कीजिए इसे। कॉपी करें। चलें आगे। अब अगर हम लोग देखें ग्रेविटेशनल फोर्स, बिटवीन अर्थ एंड मून, अब हमारे पास में हमारा चांद भी तो है, नहीं, अरे मतलब धरती का चांद यार। ठीक है, ये अर्थ है, ये मून है, इसका मास हम लोग देख चुके हैं, इसका मास ये होता है 7.4 इंटू 10⁻22 kg। ठीक है, मास ऑफ अर्थ की अगर बात करें तो ये होता है 6 इंटू 10⁻24 kg। इनके बीच के जो डिस्टेंस है वो है 3.84, असल में 3,84,000 किलोमीटर है, तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, 3.84 इंटू 10 की पावर 8 मीटर हो जाएगा, इतना डिस्टेंस है। सही। अब इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स निकालनी है। फॉर्मूला क्या है? जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ मून डिवाइडेड बाय आर, डिस्टेंस का स्क्वायर। जब आप यहां पे वैल्यूज रखोगे 6.67 10⁻11 माइनस का इंटू, नेक्स्ट हो जाएगा 6 इंटू 10⁻24, 7.4 इंटू 10⁻22 डिवाइडेड बाय 3.84 10⁻, यह आ जाएगा आपका कितना, 8 का स्क्वायर। आओ देखें, इसको 20/3 लिख सकते हो, 10⁻, ये देखो ये गया, 13 बचेगा, 24 में से 11 गया, इंटू 6 ऑलरेडी है, 7.4 इंटू 10⁻22 डिवाइडेड बाय, यहां देखो 3.84 इंटू 3.84 इंटू 10⁻, ये कितना हो गया, 8 2 जा 16। क्लियर है? ऊपर गया 2, 20 इंटू, ये ऊपर जाने पे कितना हो गया, इंटू 7.4 ऑलरेडी, ये हो गया 6 बचेगा, 6 बचेगा ना, 6 और 13 19 हो गए, 10⁻19
डिवाइडेड बाय 3.84, 3.84। सही। जब आप इसे सॉल्व करोगे पूरा ही लगभग लगभग 2 के टाइम्स में चला जाएगा। यह आ जाएगा आपका 2.01 10⁻20 न्यूटन्स। ये फोर्स है अर्थ और मून के बीच की ग्रेविटी का। बहुत ज्यादा है भाई, बहुत ज्यादा है। इस फोर्स की वैल्यू बहुत ज्यादा है। अब आप सोच रहे होंगे सर ये कैलकुलेशन कैसे किया आपने? इसको करने का बहुत आसान तरीका है, ये मैं आपको क्वेश्चंस के समय और अच्छे से बता दूंगा। ठीक है, अभी बस ये समझिए फोर्स देखिए कितना ज्यादा आ गया। ये देखिए जब 1 kg और अर्थ के बीच में था तो कितना है, और उसका बहुत ज्यादा मतलब लगभग 10⁻20 और 19 के ऑर्डर का यह आ रहा है, इतना टाइम्स ज्यादा है। इससे हो क्या रहा है, इससे हमें पता क्या चल रहा है भाई? इससे बहुत शानदार चीज पता चल रही है। अर्थ पे जो हाई टाइड्स लो टाइड्स आती हैं, वेव्स का फॉर्मेशन होता है, वो मून की ग्रेविटेशनल पुल के कारण होता है। समझे? तो मून की ग्रेविटी का अर्थ पे इतना स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करती है। जितनी तेजी से अर्थ मून को अपनी तरफ खींच रही है, उतनी ही तेजी से मून का भी पुल है अर्थ को अपनी तरफ। राइट? फिर सर ये एक दूसरे में एकदम टकरा क्यों नहीं जाते? हम तो देखते हैं मून चक्कर लगा रहा है, टकरा क्यों नहीं रहा? उसके पीछे का कारण है कंटिन्यूअस रोटेशन, राइट? रेवोल्यूशन अराउंड द प्लैनेट, ये कारण है। समझे यार? आई होप इट इज क्लियर। प्लीज इसे कॉपी करें, फिर आगे चलते हैं। कॉपी इट डाउन। चलिए, आई होप ये हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं साहब। अब एक चीज समझिए, मैं यहां पे एक नोट पॉइंट लिखने जा रहा हूं कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या ग्रेविटेशनल फोर्स फॉलोज द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसका मतलब क्या है? जैसे मून और अर्थ का केस ले लेते हैं। एग्जाम्पल, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बाय अर्थ ऑन मून इज इक्वल टू फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बाय मून ऑन अर्थ, जो कि है मैग्नीट्यूड वाइज 2.01 इंटू 10⁻20 न्यूटन्स। जितना अर्थ मून पे लगा रहा है उतना ही मून अर्थ पे। सर इसका मतलब क्या यह भी है कि जैसे ये अर्थ है, ठीक है, इस पे कोई 1 kg का ऑब्जेक्ट है, तो कितना लग रहा है इस पे? 9.8 न्यूटन से अर्थ इसे अपनी तरफ खींच रही होगी। क्या ये अर्थ को अपनी तरफ खींच नहीं रहा होगा? बिल्कुल सही बात है। इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन पेयर्स बन रहे हैं। लेकिन सर हमें ऑब्जेक्ट नीचे गिरता हुआ दिखाई देता है, अर्थ ऊपर आती हुई नहीं दिखाई पड़ती। बात तो सही है। जिस फोर्स से अर्थ इसे खींच रही है, उसी फोर्स से यह भी तो अर्थ को खींच रहा होगा अपनी तरफ। लेकिन ध्यान रहे, even though one kg object pulls earth towards itself
by 9.8 Newton force, same as earth pulls या attracts 1 kg object towards itself. ठीक है, 1 kg का ऑब्जेक्ट अर्थ को अपनी तरफ खींच रहा है, उतने ही फोर्स से जिस फोर्स से अर्थ उसको खींच रही है, बट 1 kg falls on earth while the earth does not move up. बात तो सही है यार, इसका कारण है ड्यू टू इनफाइनाइट इनर्शिया। अर्थ का इनर्शिया बहुत बड़ा है यार। क्यों बड़ा है? लार्ज मास की वजह से। इसको देखो, ऐसे समझो कि मान लो आपकी तरफ एक छोटा बच्चा भागता हुआ आ रहा है, आप उसे रोक लोगे। आपकी तरफ एक हाथियों का झुंड भागता आ रहा है, रोक लोगे बेटे? फिर और कुछ रोकने के लिए बचोगे नहीं, कोशिश भी नहीं करनी है। क्यों? मास ज्यादा है। मास ज्यादा, इनर्शिया ज्यादा, क्योंकि मास इज द मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका मास कम 1 kg ऑब्जेक्ट का, तो इसका इनर्शिया भी कम, इसीलिए नीचे गिरेगा। अर्थ ऊपर नहीं आएगी, इसका मास बहुत ज्यादा है, इसका इनर्शिया बहुत ज्यादा, इनफाइनाइट इनर्शिया। समझ गए? यस और नो? आई होप इट इज क्लियर। तो एकदम डिटेल में, बहुत ही मजेदार तरीके से हम लोगों ने ग्रेविटेशनल लॉ का एक्सप्लोरेशन किया, इन फोर्सेस को देखा। एंड आई होप, मैं अगर ये कहूं कि यहां पे हम लोग इस लेक्चर को एंड करते हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। अब जो अगला लेक्चर है उसमें हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ेंगे, हम लोग उसमें क्वेश्चंस करेंगे और हम लोग मून और अर्थ की ग्रेविटी को कंपेयर करेंगे, राइट? फिर उसके बाद में बाकी चीजें, कैप्लर्स प्लैनेटरी लॉज आपके हो सकता है कोर्स में ना हो, लेकिन समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, एक्स्ट्रा है, इंपॉर्टेंट है, काम आएगा। पढ़ो यार, पढ़ने में क्या है, राइट? पढ़ना बुरी चीज तो है नहीं, अगले साल बोर्ड है, जितना ज्ञान इकट्ठा कर सकते हो कर लो, है ना? और याद रहे कि इफ आई कैन डू इट फॉर यू, यू कैन डू इट फॉर योरसेल्फ, है ना? चलिए कॉपी करिए, फिर विदा लेते हैं आज के लिए आपसे। कॉपी कर लीजिए। चलिए यार, कोशिश बच्चों आप लोगों के लिए यही है कि आप लोगों का अटेंशन स्पैन लगभग 40 मिनट का होता है, तो उसके अंडर के ही मैं वीडियोस आपके लिए दूं। प्लेलिस्ट भी बन गई है, तीसरे दिन में अब मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, लव यू ऑल। प्लीज डू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। बाय बाय।